दिल्ली दौरे पर थे सीएम सोरेन। सीएम ने निवेशकों से की थी मुलाकात। विपक्ष को नहीं आया रास सीएम का दिल्ली दौरा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी। बिजली घोटाले की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन। अनोखे रूप से बीजेपी विधायक का प्रदर्शन। पटना के जेडीयू कार्यालय में मनाया गया महिला दिवस। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बड़ी संख्या में जेडीयू में शामिल हुई महिला नेत्री। और शेखपुरा में जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक टीम हुई रवाना। शिक्षा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई हुई थी बाधित। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने निवेशकों से मुलाकात की और झारखंड में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए इसकी चर्चा की गई। लेकिन सीएम का दिल्ली दौरा विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और जमीन आवंटन को लेकर यहां पर दिक्कतें होती हैं, ऐसे में निवेश को लुभाना कितना उचित होगा ये समय तय करेगा। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले जो उद्योग धंधे लगे हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जनता पार्टी लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूं कि भाई पार्टी लड़ रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आए हैं निवेशकों से मिलकर, क्या उम्मीद लग रही है? अब ये तो उनसे पूछिए। मैं तो ये कह सकता हूं, देखिए उद्योग धंधे तब लगते हैं राज्य में जब अमन चैन हो और दूसरा उनको जमीन की उपलब्धता हो। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आए दिन लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है, रोज हत्याएं हो रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसा माहौल है। मुख्यमंत्री जी का प्रयास सराहनीय है, उन्होंने कोशिश किया है, मगर मेरा इस पर विचार है कि हमारे यहाँ जो उद्योग पहले से काम कर रहे हैं उनको हम सहूलियत देंगे, वो संतुष्ट होंगे तो इन्हीं के माध्यम से एक इन्वेस्टर के रूप में मैसेज बाहर भी जाएगा। कोई भी निवेशक केवल एमओयू करने के हिसाब से निवेश नहीं करता। एमओयू करने से निवेशक को वित्तीय संस्थाओं से कई लाभ मिल जाते हैं, उनको उठाने का प्रयास करता है वो। मगर एमओयू धरातल पर तभी उतरेंगे जब अपनी सूचनाओं के आधार पर बड़े बड़े उद्योग समझेंगे कि वहाँ जाना हमारे लिए फायदेमंद है। तो जिस तरीके से नई उद्योग नीति लाए जाने की बात सीएम सोरेन कर रहे थे और इसको लेकर के स्टेक होल्डर्स मीट भी आयोजित हुई, खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। और संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे, जहां नए उद्योग नीति की बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि। चूंकि अब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो बीजेपी के जो कई विधायक है इसको लेकर अब सवाल कर रहे हैं। और जहां तक अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे और कार्यक्रम था उनका निवेशकों को लेकर, स्टेक होल्डर को लेकर कि कैसे जो है झारखंड में उद्योग नीति को बढ़ाया जाए और कैसे यहाँ पर जो रोजगार सृजन हो सके, इसको लेकर कवायद उन्होंने की थी। और कई निवेशकों को उन्होंने आमंत्रण किया है यहाँ पर, कह सकते हैं कि उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए। अब इस पर लेकर कह सकते हैं कि जो बीजेपी के जो विधायक, चाहे हम बाबूलाल की बात कर ले और कई और विधायकों की बात कर ले, तमाम सवाल खड़े किया जा रहा है। और बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यहाँ जो निवेशक आएंगे वो किस स्थिति पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि झारखंड में किस तरीके से जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से खबरें आ रही है, लगातार हत्याएं और लूट होती है, तो ऐसे में निवेशक यहाँ पर आएंगे कैसे। और साथ ही साथ जो जमीन की प्रक्रिया है वो काफी पेचीदा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है निवेशक कैसे आएंगे, ये तमाम सवाल खड़े किए हैं बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने। तो अब देखना अहम होगा कि कैसे जो निवेशक से बात की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और कैसे यहाँ पर रोजगार और कल कारखाने खुल करके यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये देखने वाला बात होगी। हालांकि अब देखेंगे कि पक्ष और विपक्ष में राजनीति चरम पर होती है और जो भी
बीजेपी के जो लोग होते हैं कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगे रहते हैं। और एक मुद्दा उन्होंने यह भी उठाया कि मुख्यमंत्री बेशक दिल्ली दौरे पर गए थे, लेकिन हवाई बातें हैं। पहले तो जो रोजगार है उनको सही तरीके से चलाना चाहिए, बाद में निवेशकों को देखना चाहिए। और जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बीजेपी का कहना है, और ऐसे में निवेशक कैसे आएंगे, तो ये तमाम सवाल है। अब देखना होगा कैसे सारी चीजों को टैकल करके मुख्यमंत्री रोजगार सृजन को उपलब्ध करवाते हैं झारखंड में। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच रास्ता भी निकालना है, लेकिन देखना होगा कि रास्ता कैसे निकलता है। और झारखंड पंचम विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन भी बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रहा और इस बार बिजली घोटाले की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही पूजा भारती केस को लेकर भी बीजेपी विधायक मुखर दिखे। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान बीजेपी विधायक अमित मंडल ने अनोखे रूप से प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने हाथ में रस्सी बांधकर विरोध किया और ये जताने की कोशिश की गई कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। आपको याद होगा कि पूजा भारती की हत्या जनवरी में हो गई थी और दोनों हाथ पैर उसके बंधे हुए 75 किलोमीटर दूर रंगनाथों में जाकर शव पाया गया था। और हजारीबाग में डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये आत्महत्या का मामला आज हम लोग बिजली के मुझे ये नहीं समझ रहा है किस हिसाब से एक महिला एक बालिका जो मेडिकल कॉलेज में 75 किलोमीटर दूर जाकर आत्महत्या करेगी और दोनों हाथ पैर बांधकर आत्महत्या करेगी, ये मुझे समझ अब झटके से दे रही है। जो लोग सरकार को हर महीने बढ़ी है देना चाहिए था, सरकार महीनों नहीं देती है, सालों नहीं देती है और महीनों बीत करे। जो लोग गिरफ्तार किए गए, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए गए, उन्हें अविलंब सरकार रिहा करे और प्रत्येक माह बिजली का बिल आए, प्रत्येक माह बिजली का बिल सरकार दे, ताकि आम उपभोक्ता परेशान न हो, आम गरीब परेशान हो। साथ ही सरकार ने जो घोषणा किया था कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। आज हम कार्यस्थगन के मामले में कार्यस्थगन लेकर आ रहे हैं और सरकार को इस मामले में सदन में घेरने वाले हैं। और विधानसभा की कार्यवाही में महिला दिवस की झलक साफ तौर पर देखी जा रही है। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार में लगी महिलाओं को काम देने और दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर सदन के बाहर पोस्टर लहराया और नारेबाजी की। वहीं सदन के बाहर कुछ महिला विधायक पोस्टर लेकर महिलाओं के विधायिका में आरक्षण की मांग करती हुई नजर आई। वहीं सदन के अंदर भी प्रश्नकाल में महिलाओं को तवज्जो दी गई और महिलाओं ने पहले प्रश्न किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है कि सरकार हमेशा आती है, 15 साल, ये 16वां साल सरकार का चलेगा और हमेशा कहती है कि हम जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिलाने के लिए पत्र जारी करते हैं, लेकिन इनके कोई भी पदाधिकारी उस पत्र को नहीं मानते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। सरकार कमजोर है और सरकार नहीं चाहती है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिले, क्योंकि हम ही एक व्यक्ति हैं जो माननीय मुख्यमंत्री उस समय महागठबंधन की सरकार थी। दिवस की शुभ अवसर पे पूरे विश्व की हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बस बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार से सदन के अंदर अपने अधिकारों की मांग करती हूं, जिसकी वजह से आज महिलाओं को सशक्तिकरण सिर्फ कहने से नहीं होगा। विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जब उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। बात है ये, किसी का कोई समाधान नहीं है, हम बैठ के समाधान कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, थोड़ी उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन सबका समाधान आपस में भाईचारे का रिश्ता बना के बैठ के काम करने का है कि ये सशक्तिकरण का ढोंग जो है ढोंग नहीं चलेगा। आप महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो जीविका दीदियों का जो कर्ज है आप उसको माफ कीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार ने 27,000 करोड़ कर्ज माफ किया, खुद दिया उनकी देनदारी को, यहाँ आप माफ कीजिए। और उनका स्वयं सहायता समूह पर जो भी कर्ज है, जब आप अडानी अंबानी के कर्ज माफ कर सकते हैं तो फिर स्वयं सहायता समूहों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकते? एक मिनट।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजधानी में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं जेडीयू कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ ने महिला दिवस समारोह मनाया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरसीपी सिंह और मंत्री लेसी सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला नेत्री जेडीयू में शामिल हुई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें सदस्यता दिलाई। और किसी ने सच ही कहा है कि महिलाओं में अगर काम करने का जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बन रही हैं। देश विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं महिला। तो चलिए आज इस महिला दिवस के अवसर पर जानते हैं कि कहां कहां महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। देखिए खास रिपोर्ट। तोड़ के हर पिंजड़ा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी मैं अपने पंख फैलाऊंगी। आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बन रही हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो या खेल। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है, पर भारत में इस दिन को अधिक खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं और परंपरा में बंध कर रहने वाली महिलाएं आज सारी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं और एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। देश विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं। साथ ही कोरोना महामारी में महिला नर्स ने भी अहम भूमिका निभाई। अस्पतालों में दिन रात ड्यूटी करके तैनात रही। इसी के साथ महिलाओं ने मानवता का परिचय दिया। भारत में आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। गीता फोगाट कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। मिताली राज महिला क्रिकेट की सबसे कामयाब बल्लेबाजों में से एक। ईरा सिंघल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। वे देश की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता और नृत्य कला का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। साथ ही काम करने वाली महिलाओं की आधे दिन की छुट्टी भी कर दी जाती है। अंत में हमें यही कहना ठीक रहेगा कि हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए जिसकी वो हकदार है। महिला, स्त्री, नारी, औरत, शब्द कुछ भी हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, रिश्ता कोई भी हो, वे हर जगह सम्मान की हकदार हैं। समानता का अधिकार उन्हें भी उतना ही है जितना कि पुरुषों को। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वैसे तो महिला का महत्व समझने के लिए साल के तमाम दिन भी कम हैं, लेकिन उनके त्याग और धैर्य के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला चाहे किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। अगर महिला की भूमिका की बात करें तो एक गृहिणी की जिम्मेदारी चुनौतियों से भरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऐसी ही एक जिम्मेदार गृहिणी से बातचीत की हमारी संवाददाता खुशबू कुमारी ने। हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर के आती है, एक गृहिणी की। एक गृहिणी जो कि अपने बच्चों को संभाल रही है, घर का देखभाल कर रही है, साथ ही साथ बड़ों की सेवा भी कर रही है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और आज के दिन अगर हम उन गृहिणियों के बारे में बात ना करें तो फिर उनके साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी। इसी को लेकर के आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी ही हाउसवाइफ के घर जिनका नाम है श्वेता रंजन। चलिए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ कहना उनका। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू।
सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि मतलब एक हाउसवाइफ जो है वो बहुत सारे कार्य करती है, बहुत कुछ उनका काम रहता है, दिन भर वो बिजी रहती है। आपके हिसाब से एक हाउसवाइफ के क्या कुछ मायने हैं? खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं हाउसवाइफ की जो स्टेटमेंट है आपको उसको चेंज करना चाहूँगी। हाउसवाइफ को ना बोलकर आप होम मेकर बोले तो बेटर होगा। और हाउसवाइफ और होम मेकर दोनों दो रूप हो जाते हैं। होम मेकर कह सकते हैं कि होम मेकर जो है वो जिसमें हम बहू, बेटी, पत्नी तीनों का रोल बहुत ही अहम होता है। तीनों ही इसमें समाहित होते हैं। हम एक बहू का भी रोल अदा करते हैं जिसमें कि हम अपने बड़े जो हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं उनकी सेवा करते हैं, और माँ बनकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, और पत्नी बनकर हस्बैंड की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली आपने कितनी दूर की पढ़ाई की है? क्या कुछ एजुकेशनल जो है आपका वो कितने दूर तक हुआ है एजुकेशन? जी, मेरी एजुकेशन +2 से +2 मैंने किया केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स ऑनर से। फिर मैं रांची यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की हूँ, और इसके बाद मैंने बीएड भी किया है। तो बेसिकली अगर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने एमबीए किया है, आपने बीएड किया है, तो देखा जाए तो आपने अच्छा एक उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। बावजूद इसके आपने एक होम मेकर जो आप बोल रही हैं कि आपने होम मेकर होना प्रेफर किया, ना कि अपना करियर चुनना, एक जॉब करना, ऐसा क्यों? हाँ खुशबू, पहले तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो बहुत ही दिल में एक आदमी जो कहते हैं कि एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था, बहुत कुछ करना है। लेकिन फिर बात जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ आती गईं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो जिम्मेदारी है उसमें जो मेरी शिक्षा है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगी। ठीक है, चूँकि मैं शिक्षित हूँ तो मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे जो डीपीएस में पढ़ते हैं, मैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को स्मार्टली मैं उनकी केयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ की तरह मतलब वैसा कुछ फीलिंग नहीं है कि मैं गृहिणी हूँ और मैं अपने को दुखी महसूस करती हूँ, ऐसा कभी नहीं है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। चलिए, आज जो हम सब जान रहे हैं कि 8 मार्च है और इसको वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेंस डे के तरह मनाया जाता है। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को वो अधिकार मिल चुका है जो उन्हें मिलना चाहिए था, या अभी भी कुछ कसर बाकी है इसमें? ये सवाल तो बहुत ही अहम है खुशबू, और ये बहुत ही अच्छी सवाल है। मैं कहना ये चाहूँगी कि अधिकार तो बहुत कुछ मिला है महिलाओं को, और बहुत सारे नियम, बहुत सारे प्लान जो सरकार बना रही है उनके तहत महिलाओं को बहुत हद तक पॉजिटिव हुई है एस्पेक्ट्स उनकी। लेकिन अभी तक हमारे देश जो भारत देश है उन पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, जिसमें कि उनको अभी तक उनका जो नज़रिया है वो नहीं बदला है। सकारात्मक जो कहते हैं पॉजिटिविटी नहीं आई है उनमें, और ये पॉजिटिविटी जब तक नहीं आएगी तो ये वुमेंस डे सेलिब्रेशन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो जब तक हम अपनी नज़रिया को बदलेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा, महिलाओं को इज्जत दे सकेंगे, हम रिस्पेक्ट दे सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वर्ल्ड वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं, वो सिर्फ 8 मार्च को ही मनाया जा सकता है, या फिर अगर देखा जाए जैसे कि महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, जिस तरीके से उनका कार्य है, चाहे वो घर पर हो बाहर हो, आपको नहीं लगता कि ये 365 दिन जो है वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए? एक दिन इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर दिन वुमेंस डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन महिला काम करती है, 24/7 करती है। और किसी भी पुरुष को, अगर वो गृहिणी भी है, वो हाउसवाइफ भी है, वो घर में भी काम करती है, तो अगर कोई पुरुष ये बोलते हैं कि तुम दिन भर क्या करती हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो देखा आपने किस तरीके से आज इस 21st सेंचुरी में भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए था। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, शायद आपने सुना होगा,
ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रो देती हैं बेटियां। बेटा उठाता है लाज एक कुल का, दो दो कुल की लाज उठाती है बेटियां। आज इस ज़माने में अगर हम देखें तो बचपन से ही हम महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन जब हम उनका अधिकार देने पर बात आती है तो वहाँ पर उन्हें उनका अधिकार कभी भी नहीं मिल पाता है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस अवसर पर हमारा बस एक ही तमन्ना है, मेरे ओर से मैं हर किसी को यही बोलना चाहूँगी कि जब कर्तव्य की बात आती है हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो वो हमें क्यों नहीं मिलता। अपने कैमरा सहयोगी विशाल के साथ खुशबू राय, वीआईपी न्यूज के लिए। जब भी हम महिलाओं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर जेडीयू पर निशाना साधा और जेडीयू को 3 नंबर की पार्टी करार दिया है। तो वहीं जेडीयू पर हमलावर होते हुए मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि जनता सब जानती है, जनता ने इन्हें छोड़ दिया है, अब किसी के साथ आने और कोई भी समीकरण बनाने का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, जिसमें जेडीयू आरएलएसपी को साधने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय करना, इसका कोई फायदा दिख नहीं रहा है। जेडीयू जब से 3 नंबर की पार्टी बनी है, लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह से दूसरे दलों के नेताओं को विलय करा के, तोड़कर शामिल करा के अपनी ताकत बढ़ाए, लेकिन जनता का साथ छूट चुका है। 3 नंबर की पार्टी है जेडीयू, अब आरएलएसपी को साधने की कोशिश कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का प्रयास चल रहा है। इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस सरकार में जेडीयू 15 वर्षों से है, इसके बाद भी किसी तबके का, किसी समाज के लोगों का भला नहीं हो पाया, राज्य का भला नहीं हो पाया। और जमुई मुख्यालय के एनएस ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा का स्थान मानव जीवन में अहम है और इसके बिना समाज का चतुर्दिक विकास होना संभव नहीं है। साथ ही ये भी बताया कि जमुई में इस तरह के शिक्षण संस्थान खुलने का लाभ यहाँ के छात्रों को मिलेगा। अब छात्रों को कंपटीशन की तैयारी को लेकर दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। और इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर संजय कुमार मंडल, डॉक्टर एसएन झा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो आप देखते हैं, जो शिक्षक बाहर हैं वो शिक्षक बिहार के ही होते हैं, बिहारी ही होते हैं। हाँ हाँ। और अब ये बिहारी प्रतिभा को निखारने के लिए वो लोग बाहर जाके कर रहे थे पढ़ाई। ये कोरोना काल में कुछ अच्छा हुआ तो कुछ बुरा भी हुआ है। उससे उनके रोजगार के अवसर जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। वो चूँकि यहाँ है तो यहाँ की प्रतिभाओं को उभार रहे हैं और मैं भी स्वागत करता हूँ इस तरह के फैसले का कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में आकर अच्छे शिक्षक जो अपने अनुभव का लाभ यहाँ दे रहे हैं, इससे यहाँ के बच्चों को लाभ मिले। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर पर स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां रथ से हर गांव में स्वच्छता अभियान को जागरूक बनाने की पहल की गई। वहीं इस रथ के माध्यम से आम जनता, आम आदमियों को जानकारी दी जाएगी कि सरकार के द्वारा लोहिया सुलभ शौचालय और जिंदगी का स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है स्वच्छता। इसके प्रति हम सभी को जागरूक रहने की जरूरत है और इसी के प्रचार के लिए 11 रथ मधुबनी जिले से अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो गए। हाथ धोना जरूरी है, ऐसा करने से शेखपुरा में जिले भर के बच्चों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग ने जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक टीम को रवाना किया, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी नंदकिशोर राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि कोरोना काल के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने वर्ग 1 से 8 और वर्ग 9 के बच्चों के नामांकन को लेकर
प्रवेश उत्सव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक कर बच्चों का नामांकन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए सोमवार को शिक्षा विभाग ने नुक्कड़ नाटक दल को रवाना किया, जो अलग अलग प्रखंडों में जाकर नामांकन के लिए जागरूक करेंगे। हमारा जो 8 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा, इसके लिए हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। आज प्रभात फेरी विद्यालय में निकाला गया। परीक्षा के देखते हुए जिला स्तर पर कल हम लोग प्रभात फेरी निकालेंगे। आज कला जत्था का जो तैयारी हम लोग कर लिए हैं उसको रवाना कर दिए हैं। प्रत्येक प्रखंड के आज 3 पंचायत का किया जाएगा हम लोग। और झारखंड राज्य ताइक्वांडो संघ के बैनर तले ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया लखनऊ के आदेशानुसार हजारीबाग और कई जिलों से आए खिलाड़ियों का ब्लैक बेल्ट परीक्षा ली गई, जहां मुख्य परीक्षक सह अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव और सचिव उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने लिया। आपको बता दें कि इस परीक्षा का प्रमाण पत्र विश्व ताइक्वांडो संघ साउथ कोरिया 60 दिनों में देगी। झारखंड राज्य ताइक्वांडो संघ के द्वारा और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया लखनऊ के आदेशानुसार हम सभी प्रतिवर्ष की भांति हजारीबाग तथा हजारीबाग के साथ साथ अन्य जिलों से आए खिलाड़ियों का ब्लैक बेल्ट एग्जाम ले रहे हैं। ब्लैक बेल्ट एग्जाम बच्चों को खिलाड़ी बनने के दौर में एक बड़ा कदम है और बच्चे एक ब्लैक बेल्ट एक क्लास है बच्चों का, जो कलर बेल्ट एग्जाम के बाद लास्ट फाइनली ब्लैक बेल्ट होते हैं। आगे फिर बच्चे इंस्ट्रक्टर या रेफरी की भूमिका में अदा करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।